मालिक लोगों के पैसे को प्रोप्राइटर फंड कहते हैं या शेयर होल्डर फंड कह सकते हो आप। ठीक है, जो लायबिलिटी साइड का सबसे पहला पॉइंट होता है शेयर होल्डर फंड, उसको कहते हैं प्रोप्राइटर फंड। प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब प्रोप्राइटर यानी मालिक का पैसा टोटल एसेट में कितना है। ये बेटा प्योर रेशियो में भी देखा जा सकता है, और परसेंटेज परसेंटेज निकालनी है तो इनटू 100 करके निकाल सकते हो, कितने परसेंट प्रोप्राइटर का पैसा टोटल एसेट में लगा हुआ है। मान लो हमारी बेटा 100 रुपए की टोटल एसेट है, 100 रुपए के अंदर 40 रुपए प्रोप्राइटर के लगे हुए हैं, तो 40% हो गया। अगर हमारे बिजनेस में टोटल एसेट कितने रुपए की है, 100 रुपीज की, और 40 रुपए कैपिटल है, कैपिटल प्लस रिजर्व यानी शेयर होल्डर फंड, तो 40/100 यानी 40% क्या हो गया, मालिक लोगों का पैसा लगा हुआ है। ठीक है, अगर प्रोप्राइटरी रेशियो ज्यादा होगी, प्रोप्राइटरी रेशियो जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब मालिक लोगों का पैसा उतना ज्यादा लगा है, और मालिक लोगों का जितना ज्यादा पैसा लगा होगा लेंडर्स के लिए उतनी सेफ्टी, यानी बैंक से लोन ले रखा है तो बैंक के लिए उतनी सेफ्टी, उसका तो मजे हो गए क्योंकि उसने कम पैसा दे रखा है। अब एक बात बताओ, मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए लगा है, और 5 में से 4 लाख तो मैंने ही लगा रखा है, मैंने 1 लाख बैंक से ले रखा है, तो कम से कम हुआ ना 1 लाख रुपए का लोन। मैक्सिमम पैसा मालिक ने लगा रखा है, तो जो बैंक है जिसने मेरे को लोन दिया उसके लिए सेफ्टी है, उसके लिए ये कम चिंताजनक बात है कि उसका पैसा आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, उसका पैसा 100% आएगा, रिस्क कम है उसका क्योंकि उसका पैसा कम लगा है। और दूसरी तरफ मेरे बिजनेस के अंदर टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 लाख है, मेरा 1 लाख ही लगा है, 4 लाख मैंने बैंकों से लोन लेके लगा रखा है, तो यानी कल को ये बिजनेस डूब गया तो कल को मेरा पैसा नुकसान ज्यादा होगा, कम होगा, और बैंकों का नुकसान ज्यादा हो सकता है। यानी इस केस में लेंडर्स का नुकसान ज्यादा हो सकता है, यानी उनका रिस्क ज्यादा है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो ज्यादा है तो लोन देने वालों का रिस्क कम, और प्रोप्राइटरी रेशियो अगर कम है इसका मतलब लोन देने वालों का रिस्क ज्यादा। क्लियर? और इसका मतलब एक ही है, हम ये देखना चाहते हैं कि बिजनेस की टोटल एसेट में मालिक लोगों का कंट्रीब्यूशन कितना है। सिंपल, बिजनेस की टोटल एसेट के अंदर मालिक लोगों का कितना कंट्रीब्यूशन है और बाहर के लोगों का कितना कंट्रीब्यूशन है। अब प्रोप्राइटरी फंड का मतलब जैसे मैंने आपको बताया बेटा, ये शेयर होल्डर फंड होता है। शेयर होल्डर फंड आप लोगों को पता है क्या होते हैं, टोटल एसेट आपको पता है क्या होती है, तो जितने शेयर होल्डर फंड होंगे उसको डिवाइड कर देना टोटल एसेट से, ठीक है ना, आंसर आ जाएगा आपके प्रोप्राइटरी रेशियो। परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इंटू 100 आप लगा सकते हो इस फॉर्मूले में, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और वैसे भी छोड़ दोगे तब भी ठीक है। लाइक प्रोप्राइटरी फंड है 4 लाख और टोटल एसेट है 5 लाख, तो रेशियो क्या बन गई, 4:5। 4:5 दिस इज कॉल्ड प्योर रेशियो। 4:5 यानी 5 के मुकाबले प्रोप्राइटरी फंड 4 है। परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा, परसेंटेज कर लोगे आराम से। आ जाओ पेज नंबर, प्रोप्राइटरी रेशियो कहां से स्टार्ट है, 3.110। ये नया एडिशन है बेटा टीएस ग्रेवाल का, 2024 एडिशन में पेज नंबर 3.110, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। आपको प्रोप्राइटरी रेशियो निकालनी है बेटा। प्रोप्राइटरी रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, प्रोप्राइटर फंड, मालिक लोगों का पैसा। अब मालिक लोगों का पैसा कैसे आएगा देख लेते हैं। कैपिटल दे रखी है, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखी है बेटा, कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों को प्लस कर दो, शेयर होल्डर फंड आ जाएंगे। नॉन करंट एसेट, करंट एसेट दे रखी है, दोनों एसेट को प्लस कर दो, टोटल एसेट आ जाएंगे। तो हमें दो चीजें चाहिए बेटा, एक शेयर होल्डर फंड, क्या क्या होगा,
ये लो जी, 3 लाख प्लस 1,80,000, 4,80,000 टोटल एसेट्स 13,20,000 प्लस 6 लाख, 19,20,000। अब फॉर्मूला लगा दो बेटा, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? 4,80,000 शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट 19,20,000। 4 जीरो से 4 जीरो चली गई, 48 और 192, 48 को 192 से डिवाइड करके देखो कितना आएगा। ये चौथा हिस्सा होता है ना 42 इसका, तो 0.25:1। अगर इंटू 100 कर दोगे तो 25% आ जाएगा। हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 करो। इसमें शेयर होल्डर फंड निकालो। शेयर होल्डर फंड मतलब प्रोप्राइटर फंड, बात एक ही है। 3 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 75,000, कितना हो गया ये टोटल? 5,25। और टोटल एसेट्स कितनी है? 7,50,000। फॉर्मूला लगा लो। प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू 5,25,000 अपॉन 7.5 लाख। 1 2 3 1 2 3 कितना आएगा? 525 को 7.5 से डिवाइड करोगे तो आ रहा है ये 0.7, 0.7:1। टोटल एसेट्स टोटल एसेट होती है नॉन करंट और करंट। नॉन करंट में तो 7 लाख रुपए दे रखी है, एक 2,45,000 दे रखी है, एक 3 लाख रुपए दे रखी है। 12,45,000। प्रोप्राइटरी रेशियो 8,35,000 अपॉन 12,45,000। 2 3 1 2 3 835 को 1245 से करना डिवाइड, आ रहा है ये आंसर मैच 0.67:1। 0.67:1 आ रहा है जी। फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा।
समझ लो एक बार क्या हुआ इसमें बेटा। क्वेश्चन ने टोटल एसेट टू डेट रेशियो 2:1 दी थी। टोटल एसेट टू डेट यानी क्वेश्चन कहना चाहता है कि डेट से टोटल एसेट डबल है। तो डेट क्वेश्चन ने दे दिए बेटा 5 लाख के। अगर डेट क्वेश्चन 5 लाख के दे रहा है और ऊपर कह रहा है टोटल एसेट डेट का डबल है, तो 5 लाख से 2 से मल्टीप्लाई करो, टोटल एसेट कितनी आ जाएंगी? 10 लाख। टोटल एसेट मिल गई आपको, जो आपको चाहिए था 10 लाख। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा था इक्विटी कैपिटल 50% ऑफ डेट है। 50% कैसे निकालोगे? 5 लाख का 0.5 2.5 लाख रुपए की कैपिटल आ गई। फिर क्वेश्चन कह रहा था प्रेफरेंस कैपिटल 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल है। इक्विटी कैपिटल ये है बेटा 2.5 लाख, तो 2.5 लाख का 25% निकाल लो। या तो आप निकालो 2.5 लाख का 25/100 या 0.25 से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। 62,500 आपकी आ गई प्रेफरेंस कैपिटल। इक्विटी आ गई, प्रेफरेंस आ गई। ये दोनों शेयर होल्डर फंड का पार्ट होता है। इक्विटी भी शेयर होल्डर फंड है, प्रेफरेंस भी शेयर होल्डर फंड है। और क्वेश्चन कह रहा था नेट प्रॉफिट, लेकिन बेटा नेट प्रॉफिट 10 लाख रुपए मालिक लोगों का नहीं हो सकता, क्योंकि 10 लाख में से पहले गवर्नमेंट को क्या देना पड़ेगा? टैक्स। तो 10 लाख में से 10 लाख का 40%, 4 लाख रुपए दे दिया, 6 लाख रुपए मालिक लोगों का पैसा है। तो मालिक लोगों के 3 पैसे हैं बेटा, एक इक्विटी शेयर कैपिटल, एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और एक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तीनों को प्लस करोगे तो आ जाएगा शेयर होल्डर फंड। क्लियर हुआ? डेट दे रखा था, ऊपर क्वेश्चन कह रहा था डेट से टोटल एसेट डबल है। 2:1 का मतलब अगर डेट 1 है तो टोटल एसेट 2 है, यानी डबल। तो डेट 5 है तो टोटल एसेट 10 है, तो यहां टोटल एसेट मिल गई। फिर क्वेश्चन कह रहा था इक्विटी कैपिटल डेट का 50% है, तो 50% निकाल लिया। फिर कह रहा था प्रेफरेंस कैपिटल इक्विटी का 25% है, तो इक्विटी कैपिटल का 25% निकाल लिया। करो, कोई डाउट है तो बताओ बेटा इसमें। कोई डाउट है या नहीं? अब नेक्स्ट 64 देखो, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन कह रहा है प्रोप्राइटरी रेशियो अगर हम मान ले 0.8:1, तो प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होती है? फॉर्मूला लिख लो पहले। क्वेश्चन कह रहा है प्रोप्राइटरी रेशियो है 0.8:1। 0.8:1 का मतलब अगर नीचे टोटल एसेट 1 रुपया है तो ऊपर 80 पैसे, यहां 1 लाख है तो ऊपर 80,000, और यहां अगर 10 लाख है तो ऊपर 8 लाख। तो हम 8 लाख और 10 लाख मान लेते हैं। प्रोप्राइटरी फंड 8 लाख और टोटल एसेट अगर है हमारी 10 लाख, तो 8 लाख को 10 लाख से डिवाइड करोगे तो 0.8:1 ही आएगा। ये वैल्यू हमने ऐसे एज्यूम कर ली, ठीक है। अब नीचे क्वेश्चन कह रहा है कि हम आपको ट्रांजैक्शंस दे रहे हैं और तुम बताना ये तो रेशियो 0.8:1 हमने दे दी, नीचे ट्रांजैक्शन के कारण ये रेशियो इंप्रूव होगी या डिक्लाइन होगी, वो तुम्हें बताना है। राइट, बड़ी सिंपल सी चीज है बेटा। अगर इन ट्रांजैक्शन के कारण एसेट बढ़ जाए और ऊपर कोई चेंज ना हो तो रेशियो विल डिक्लाइन, और ऊपर वाली चीज बढ़ जाए और नीचे कोई चेंज ना हो तो रेशियो विल इंप्रूव। देख लेते हैं एक एक पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, ऑब्टेन्ड ए लोन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेबल आफ्टर 5 ईयर्स। 5 साल के बाद बेटा लोन देना है आपको, तो 5 लाख का लोन दो लोगे तो बताओ प्रोप्राइटरी फंड कहलाएंगे ये? नहीं, लोन लेना प्रोप्राइटरी फंड नहीं है, वो क्या है? डेट। 5 साल तक का है ना, लॉन्ग टर्म लोन है, तो डेट तो यहां आएगा नहीं, तो ऊपर वाली वैल्यू नहीं बढ़ेगी बेटा। क्या टोटल एसेट बढ़ जाएंगी? कैसे बढ़ जाएंगी टोटल एसेट? क्योंकि लोन लोगे तो बैंक में पैसा आएगा नहीं आएगा, और जो बैंक में पैसा आएगा क्या वो तुम्हारी एसेट नहीं है? लोन लोगे तो लोन क्या आएगा? लोन के रूप में कुछ आएगा नहीं आएगा, या लोन के रूप में बंदे आएंगे?
बंदे नहीं आएंगे। लोन के रूप में क्या आएगा, बैंक में पैसा आएगा, और वो पैसा क्या होगा, आपकी एसेट। तो नीचे एसेट बढ़ जाएगी और प्रोप्राइटरी फंड नहीं बढ़ पाएंगे। तो नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी तो डेफिनेटली रेशियो विल डिक्लाइन। नेक्स्ट, परचेज ए मशीन। बताओ 2 लाख रुपए की बेटा मशीन खरीदी है चेक से, यानी पेमेंट गई, तो बेटा एक एसेट तो आ जाएगी। एसेट क्या आ जाएगी, मशीन, और एक एसेट चली जाएगी, पैसे। तो 2 लाख रुपए गए और 2 लाख रुपए आए, तो नेट एसेट पे क्या फर्क पड़ा, 0। तो ना ऊपर इफेक्ट ना नीचे इफेक्ट, तो रेशियो विल नॉट चेंज्ड। रिडीम्ड 7% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आपने रिडीम कर दिए बेटा, तो बताओ ऊपर वाली वैल्यू कम होगी नहीं होगी, कम होगी ना, और नीचे वाली भी वैल्यू कम होगी। अब ये मत कह देना कि ऊपर और नीचे अगर दोनों में कम होगा तो नो चेंज नहीं होगा। कई बार बच्चे क्या कहते हैं, सर 3 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर रिडीम करें, तो प्रेफरेंस शेयर तो प्रोप्राइटरी फंड होते हैं ना, तो ऊपर भी कम होगा और नीचे इसलिए कम होगा क्योंकि पैसा जाएगा। सर ऊपर भी 2 लाख रुपए कम होगा, 2 है 3 है, ऊपर भी 3 लाख रुपए कम होगा और नीचे भी 3 लाख कम होगा, तो नो चेंज सर, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ 3-3 लाख रुपए कम हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, ऊपर और नीचे तो 3-3 लाख रुपए कम हो रहा है, लेकिन क्या पहले से ऊपर और नीचे की वैल्यू सेम है, नहीं है ना। फिर ऊपर ध्यान से देखो, बड़ी सोचने वाला पॉइंट है, ऊपर कितने पैसे कम हो रहे हैं, 3 लाख, ऑलरेडी कितने हैं 8 लाख में से 3 लाख कम हो रहे हैं, और नीचे 10 लाख में से 3 लाख कम हो रहे हैं। तो परसेंटेज वाइज देखूं तो किसके पैसे ज्यादा कम हो रहे हैं, ऊपर वाले पैसे ज्यादा कम हो रहे हैं, नीचे वाले पैसे कम हो रहे हैं, परसेंटेज वाइज देखें तो आप इसकी रेशियो निकाल के देख लेना बेटा, नो चेंज नहीं आएगा। ठीक है, एक बार बताना, 8 में से 3 माइनस कर दो, नए फंड कितने हो गए, 5 लाख। 10 में से 3 लाख माइनस कर दो, नए क्या हो गए, 7 लाख। 5 लाख को 7 से डिवाइड करना बेटा, 5 जीरो से 5 जीरो गई, 5 को 7 से डिवाइड करना, देखना क्या 0.8 आ रहा है, आएगा ही नहीं। कितना आ रहा है, कम आ रहा होगा, 0.79 मान लेता हूं बेसिक से मैं, लेकिन 8 से तो कम आएगा ना, is to 1। एग्जैक्टली एक बार निकाल दो बेटा कितना आ रहा है, फोन से निकाल दो, 5 को 7 से डिवाइड कर दो, बस मुझे बता दो 0.7 करके आएगा, एग्जैक्टली क्या आ रहा है, 0.71 is to 1। देखो पहले 0.8 था, अब 7.1 हो गया, रेशियो विल डिक्लाइन। तो कभी भी ये मत सोच रहे ना कि ऊपर और नीचे दोनों 3-3 लाख रुपए कम हुए हैं तो रेशियो विल नो इफेक्ट आएगा, नो, क्योंकि दोनों जगह वैल्यू अलग है, ये ध्यान रखना, हमेशा करके देख लेना। इसलिए नेक्स्ट, इश्यू इक्विटी शेयर्स टू द वेंडर ऑफ बिल्डिंग। बेटा आपने इक्विटी शेयर इश्यू कर दिए तो नीचे एसेट बढ़ जाएंगी और ऊपर इक्विटी बढ़ जाएगी, लेकिन बढ़ेंगी बेसिस से दोनों तरफ 7 लाख, लेकिन रेशियो तो चेंज होगी ना, करके देखते हैं। अब देखो रेशियो इंप्रूव हो जाएगी, बताना एक बार क्या था, 7 लाख ऊपर बढ़ाओगे तो कितनी हो जाएगी फंड, 15 लाख। 15 लाख क्यों हो जाएगी बेटा, क्योंकि आपने इक्विटी शेयर इश्यू करे हैं ना, और किसको करे हैं, बिल्डिंग परचेज, तो बिल्डिंग परचेज करोगे तो नीचे भी बढ़ जाएंगे 17 लाख। बताना 5 जीरो से 5 जीरो गई, 15 को 17 से डिवाइड करना यार, कितना आ रहा है, 0.8 से ज्यादा आएगा, अब करके देखो, 0.88 0.88 is to 1। अब 8 आ गया और ऊपर 8 जीरो था, तो रेशियो विल इंप्रूव। इसलिए हर बार करके देख लेना, तुम रट्टा क्यों मारना है हमने। नेक्स्ट, रिडीम्ड 10% रिडीमेबल डिवेंचर्स। बेटा डिवेंचर क्या प्रोप्राइटरी फंड है, ये करके देखने की जरूरत नहीं है, डिवेंचर प्रोप्राइटरी फंड है, बताओ नहीं है, बट पैसा तो जाएगा ना, तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो गई, कम, और ऊपर वाली वैल्यू क्या रहेगी, सेम, तो रेशियो विल इंप्रूव, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू कम हुई है। अगर नीचे वाली वैल्यू कम करोगे और फिर डिवाइड करोगे तो डेफिनेटली रेशियो विल इंप्रूव। कर लोगे ऐसे, आई होप कर लोगे।
अब ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हम नेक्स्ट करेंगे, पहले हम इससे मिलता जुलता एक फॉर्मूला और कर लेते हैं बेटा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को छोड़ दो, उससे अगला फॉर्मूला, क्योंकि इसमें हमें एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आता है। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। अब तुम्हें डेट का मतलब भी पता है क्या होते हैं डेट। लायबिलिटी साइड में बताओ डेट क्या होते हैं, नॉन करंट, और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, यानी शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। बताया था ना बैलेंस शीट में है मैंने आपको, दूसरे वाली जो नॉन करंट लायबिलिटी होती है डेट इज डेट, और ऊपर वाले दोनों पॉइंटों को प्लस करेंगे तो डेट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। लिख लो फॉर्मूले दोबारा। डेट क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये आते हैं जी, लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। और कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है, ये है बेटे, ये फॉर्मूला लगाना है आपको, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। फॉर्मूला है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो डेट पहले आया तो डेट ऊपर आएगा अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो मतलब डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कर लोगे, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, पहले डेट आया तो डेट ऊपर, नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड। इससे ये पता लगेगा बेटा आपका डेट टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का कितने परसेंट है। अब अगर कम रेशियो है इट मींस कम रिस्क लेंडर्स के लिए, और ज्यादा रेशियो है इसका मतलब मोर रिस्क फॉर लेंडर्स। तो कम रहना चाहिए ताकि लेंडर्स को रिस्क कम रहे, और ज्यादा है अगर आपकी कंपनी में तो लेंडर्स के लिए नुकसान है। कोई पैसा दे, अगर आप किसी कंपनी में पैसा डालना चाहते हो, मान लो आपने डिसाइड किया यार हम ना एक कंपनी में पैसा डालते हैं, तो उस कंपनी में बेटा डेट टू इक्विटी रेशियो चेक कर लिया करो। अगर डेट ज्यादा लगा है टोटल एसेट के कंपैरिजन में या कैपिटल एम्प्लॉयड के कंपैरिजन में, तो समझ जाना ये कंपनी रिस्की है, इसने तो सारा डेट से पैसा ले रखा है, कल को डूब गई तो मालिक लोग जिम्मेवार नहीं है, सारा पैसा किसका डूबेगा, लेंडर्स का। तो इसलिए डेट के लिए रिस्क की काम है अगर ये रेशियो ज्यादा है। 72 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 72, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो फॉर्मूला क्या होगा, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, सीई। डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट क्या क्या होंगे बेटा, डेट का मतलब क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी क्या क्या होगी इसमें, ओनली डिवेंचर्स 12 लाख रुपए के, यहां पे डेट है ओनली डिवेंचर्स
यानी 12 लाख। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? 12 लाख के डिबेंचर्स प्लस शेयर होल्डर फंड, देखो कितने हैं इसमें। यहां देखो, जहां थोड़ा सा भी डाउट लगे बैलेंस शीट बना लिया करो, अंदर की चीजें निकल के आएंगी अपने आप, हिडन चीजें पता लगेंगी आपको। यहां घपला है इस क्वेश्चन में। नॉन करंट एसेट कितनी दे रखी है? नॉन करंट एसेट 28 लाख, करंट एसेट कितनी दे रखी है? 10 लाख। तो टोटल एसेट कितनी होनी चाहिए? 38 लाख। टोटल एसेट 38 है, तो टोटल लायबिलिटी भी कितनी होनी चाहिए? 38 लाख। अगर एसेट 38 है तो लायबिलिटी भी 38 होनी चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है करंट लायबिलिटी ओनली 2 लाख है। ये लो, करंट लायबिलिटी अगर 2 लाख है और शेयर होल्डर फंड अगर कितने हैं? 24 लाख है, तो नॉन करंट लायबिलिटी कितनी बनती है? नॉन करंट लायबिलिटी कितनी बनती है? 26 हटाना कितना रहेगा? 12। 12 लाख रुपए। तो डिवेंचर 12 ही दे रखे थे। हाँ, मैच हो गया ना, फिर ठीक है। ये देखो बेटा, बैलेंस शीट मैच हो गई आपकी। तो कैपिटल इंप्लॉयड हो गई आपकी, कैपिटल इंप्लॉयड हो गई आपकी 24 प्लस 12 36 लाख, और डेट हो गए 12 लाख। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा लो, डेट 12 लाख और कैपिटल 36 लाख। देखना यार कितना आएगा, 12 लाख को 36 से डिवाइड करोगे, 12 3 36, 0.3 आएगा ना, 0.331। 73 में कैपिटल इंप्लॉयड तो दे ही रखी है बेटा, तो आपको क्या चाहिए? और डेट क्या क्या होगा? डेट में ओनली 36 लाख। कैपिटल इंप्लॉयड है 87 लाख और डेट है 36 लाख। तो फॉर्मूला लगा दो क्वेश्चन नंबर 73 में, डेट अपॉन कैपिटल इंप्लॉयड। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 36 को 87 से डिवाइड करना यार, 0.41:1। 74 में 74 में डेट में क्या क्या आएगा बताओगे एक बार? डेट में 9% डिवेंचर आएंगे, यस। 8% पब्लिक डिपॉजिट, यस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, यस। ये तीनों डेट है बेटे। ये जो डिवेंचर और पब्लिक डिपॉजिट है ना, ये दोनों लॉन्ग टर्म बोरिंग कहते हैं इनको। तीनों पॉइंटों को प्लस कर दो, 2 लाख प्लस 5 लाख प्लस 2 लाख, 9 लाख हो गया आपका डेट। क्वेश्चन नंबर 74 में डेट को होगा बेटा, तीनों को प्लस कर दो। 74 में डेट में तीनों चीजें प्लस होंगी, 9% डिवेंचर्स प्लस पब्लिक डिपॉजिट प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस।
2 लाख प्लस 5 लाख प्लस 2 लाख, 9 लाख। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगी, सबको प्लस कर दो। कैपिटल एम्प्लॉयड होती है डेट प्लस शेयर होल्डर फंड। डेट तो 9 लाख रुपए आ गए, प्लस शेयर होल्डर फंड, दो चीजें हैं, 8 लाख प्लस 5 लाख, 8 5 13 लाख, 9 लाख प्लस 13, 22 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड 22 लाख आ गई जी। फॉर्मूला लगाओ, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, 9 को 22 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा इसमें, अगेन वही, सेवेंटी फाइव। देखो डेट बेटा आपको दे रखे हैं 37.5 लाख, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस 20 लाख और 17,50,000, यानी डेट क्या होगा, 37,50,000। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगी, ऊपर वाले दोनों पॉइंट प्लस कर लो, शेयर होल्डर फंड 50 लाख, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन 37.5, तो कितना हो जाएगा दोनों मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड 87.5, 87,50,000। दोनों चीजें मिल गई, फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा 75। तो बहुत आसान है। चले जाओ बेटा, बस ये कराना है, ये हो ही गया, 2-3 क्वेश्चन ये रह गया, अपना कर लेना। सेवेंटी सिक्स देखो, 76 कैसे होगा, सेवेंटी सिक्स में बैलेंस शीट बना लो, आसानी से समझ में आ जाएगा। वन पॉइंट टू करोड़ टोटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल 5 लाख है, करंट एसेट 25 लाख है, माइनस सीएल, सीएल इधर ले आओ, 25 माइनस 5, 20 लाख रुपए। करंट लायबिलिटी कितनी है, 20 लाख। नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है, नॉन करंट लायबिलिटी कैसे निकलती है बेटा, टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल डेट आपको दे रखे हैं 60 लाख में से ये करंट लायबिलिटी 20 लाख माइनस कर दो, 40 लाख, और बाकी शेयर होल्डर फंड। तो इन दोनों को मिला के कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, और डेट तो ये है ही,
फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। शेयर होल्डर फंड 60 लाख, नॉन करंट लायबिलिटीज 40, 60 प्लस 40 1 करोड़ की तो होगी कैपिटल एम्प्लॉयड, और डेट तो है ही 40 लाख। बीच वाला पॉइंट है ना जो नॉन करंट लायबिलिटी, डेट इज डेट। करो सेवस। $77 बेटा इजी है, बस जो सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है ना 1 लाख रुपए, वो रिजर्व एंड सरप्लस में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ऐसा मत करना सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख भी ले लो, रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख भी ले लो, क्योंकि आपको 77 में क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख दे रखा है, और रिजर्व एंड सरप्लस में तो सारे रिजर्व आते हैं ना, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आता है। तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम को अलग से प्लस मत करना बस। तो इसमें शेयर होल्डर क्या क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 15, 5 प्लस 15 20 लाख, और रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख, 20 प्लस 2 22 लाख। तो 22 लाख की कैपिटल इंप्लॉयड है, नहीं 22 लाख प्लस 30 लाख का लोन, 22 प्लस 30 52 लाख रुपए की क्या है कैपिटल इंप्लॉयड है, और डेट तो आपके 30 लाख है ही। तो डेट टू कैपिटल इंप्लॉयड निकालनी है, डेट 30 लाख है और कैपिटल इंप्लॉयड 52 लाख है, ठीक है। 53 लाख मत ले लेना, क्योंकि 1 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, उसको बार बार प्लस करने की जरूरत नहीं है दोबारा। 5 प्लस 15 20, 20 प्लस 2 22 लाख के तो हो गए शेयर होल्डर फंड, और 30 लाख का हो गया लोन, दोनों को प्लस करने से कैपिटल इंप्लॉयड आती है। ऐसे 78 शेयर होल्डर फंड हो गए 20 प्लस 11 31 लाख, और डेट हो गया 15, 31 15 कितना होता है 46 लाख का तो हो गया कैपिटल इंप्लॉयड, और डेट हो गए 15 लाख। तो फॉर्मूला लगा दो 15 लाख अपॉन 46, आ जाएगा आंसर। और नेक्स्ट नीचे डेट टू कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो दे रखी है 0.4, डेट अपॉन कैपिटल इंप्लॉयड 0.4:1 है ना, तो इसको 4 लाख मान लो आप डेट को, और कैपिटल इंप्लॉयड को 10 लाख मान लो, तो अपने आप 0.4:1 आ जाएगा, 10 लाख, ठीक है। अब नीचे कह रहे हैं पहले पॉइंट में सेल ऑफ मशीन 50,000 के लॉस पे अगर मशीन बेचोगे तो क्या होगा बेटा, लॉस से क्या होगा, डेट पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, डेट तो सेम रहेगा। लॉस किसका होता है, मालिक लोगों का। अब मालिक लोगों का लॉस होता है तो शेयर होल्डर फंड कम होंगे, और शेयर होल्डर फंड कम होंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड अपने आप कम हो जाएगी, तो कैपिटल एम्प्लॉयड रह जाएगी 9,50,000। तो बताओ रेशियो विल इंप्रूव, नीचे वाली वैल्यू कम होगी ना, नीचे वाली वैल्यू कम होगी तो रेशियो विल इंप्रूव। परचेज ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट, बेटा स्टॉक खरीदोगे तो स्टॉक से क्या होगा, करंट एसेट बढ़ेगी, और उधार पे खरीदोगे तो क्रेडिटर बढ़ेंगे। तो बेटा क्रेडिटर का और स्टॉक का इस फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि क्रेडिटर करंट लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी इन दोनों में से किसी में नहीं आती। स्टॉक करंट एसेट होता है, इन दोनों में किसी में नहीं आती। नहीं आती है, नहीं आती, एक बार 1 मिनट, हाँ नो चेंज ही है, नहीं आएगा, क्योंकि स्टॉक का लेना देना क्या है डेट से और कैपिटल एम्प्लॉयड से। कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स इससे होगा, डिवेंचर को अगर इक्विटी में कन्वर्ट कर दोगे, देखो डिवेंचर को अगर इक्विटी में कम कर दोगे, ये मजेदार क्वेश्चन है, अगर डिवेंचर को इक्विटी में कम करोगे तो ऊपर वाली वैल्यू तो चेंज हो जाएगी। कितने के डिवेंचर कन्वर्ट कर दिए, 5 लाख के, ऊपर वैल्यू हमने 4 लाख ले रखी है, इसको 5 लाख है ना, इसको 50,000 मान लो तुम, क्योंकि हमने वैल्यू कम ले रखी है ना, 50,000 मान लो, फर्क नहीं पड़ता उससे। तो अगर 4 लाख में से 50,000 के डेट को कन्वर्ट कर दोगे इक्विटी में, तो डेट कम करके कितने रह जाएंगे, 3.5 लाख रुपए के। अगर मैं वहां 50,000 ले लूं वैल्यू, और एक कैपिटल इंप्लॉयड कितनी रहेगी, सेम। क्यों रहेगी सेम, क्योंकि डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हो। डेट को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, डेट और इक्विटी दोनों कैपिटल इंप्लॉयड का हिस्सा है। डेट को इक्विटी में डालो या इक्विटी को डेट में डालो, कैपिटल इंप्लॉयड तो सेम ही रहेगी,
समझ रहे हो ना बात? क्योंकि डेट और कैपिटल, सॉरी, डेट और शेयर होल्डर फंड दोनों कैपिटल इंप्लॉयड का हिस्सा है। मान लो ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम का नाम मैं रख दूं कैपिटल इंप्लॉयड, ठीक है? इस क्लासरूम का नाम है कैपिटल इंप्लॉयड, और इसमें दो तरह की एसेट है, दो तरह की लायबिलिटी है। एसेट की जगह लायबिलिटी वर्ड यूज करते हैं, एक शेयर होल्डर फंड और एक डेट। दोनों को मिला के ये क्लासरूम बना है। तो बेटा डेट को इधर रख दूं या शेयर होल्डर फंड को इधर रख दूं डेट की जगह, फर्क पड़ेगा? दोनों हैं तो क्लासरूम के अंदर ही ना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड विल नॉट चेंज, कैपिटल एम्प्लॉयड चेंज नहीं होगी, क्योंकि दोनों चीजें क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड का हिस्सा है। तो अगर डेटर को शेयर होल्डर फंड बना दो या शेयर होल्डर फंड को डेट बना दो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो नीचे चेंज नहीं होगा, ऊपर कम हो जाएंगे डेट। मैं आपसे पूछता हूं बेटा, आपके दो बैंक अकाउंट है, पीएनबी बैंक और एचडीएफसी बैंक, दोनों बैंक बैलेंस है या नहीं है आपके? दोनों एसेट है या नहीं है? पीएनबी बैंक का पैसा अगर एचडीएफसी बैंक में डाल दोगे तो क्या तुम्हारा बैंक कम हो जाएगा? बैंक के पैसे कम हो जाएंगे? नहीं होंगे। ये दोनों पॉकेट मेरी है, एक पॉकेट का पैसा निकाल के दूसरी पॉकेट में डाल दूंगा तो क्या मेरे पैसे कम हो जाएंगे? नहीं। तो बेटा शेयर होल्डर फंड और डेट दोनों कैपिटल इंप्लॉयड है, एक को इधर रख दो या दूसरे को इधर रख लो, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों हैं तो कैपिटल इंप्लॉयड ही ना। तो नीचे फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, बट ऊपर डेट कम हो जाए तो रेशियो विल डिक्लाइन। ऊपर वाली वैल्यू कम हो गई ना, तो रेशियो विल डिक्लाइन। कर लोगे ये वाला? तो ये सारे हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम करेंगे वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो करेंगे, और होपफुली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उम्मीद है कि हो सकता है इसी टॉपिक के ऊपर आपका क्वेश्चन भी आ जाए प्री बोर्ड में, राइट? आपका हो सकता है इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। तो हम कल की पूरी क्लास, मतलब नेक्स्ट जो क्लास होगी वो पूरी क्लास इसी टॉपिक पे लगा देंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकाली जाती है, और सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। बाकी बेटा थोड़े क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप भी कर करके देखो घर पे, जो फॉर्मूले हो गए उनके इल्यूस्ट्रेशंस कर लो, स्कैनर से कर लो, इधर उधर से कर लो, थोड़ी प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, ठीक है।